नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पार्थ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर। इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए शुरू करते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश पहला टॉपिक है इसका, आवेश। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए आवेश कहलाता है। इससे स्मॉल क्यू अथवा कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है जिसमें क्या हो, वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए। वैद्युत यानी हमारी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, तथा चुंबकत्व यानी चुंबक के समान वो व्यवहार करने लगे। अब जानते हैं चुंबक कैसे व्यवहार करती है, या तो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। तो ठीक वैसे यदि कोई वस्तु किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगे या प्रतिकर्षित करने लगे तो यह गुण क्या कहलाता है, उस वस्तु का आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू अथवा कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। आवेश को किससे, या तो स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। इसका मात्रक कूलाम कैपिटल सी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे किससे दर्शाते हैं, कैपिटल सी से। इसका सूत्र है Q बराबर NE। Q क्या होता है, आवेश, N नंबर यानी संख्या, E इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज उस पर जो होता है वो। ठीक है, तो ये तो रहा आवेश। अब आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो अगला टॉपिक है आवेशों के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनावेश। वो है आवेश जिस पर प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो या मात्रात्मक मान धन का हो। वह आवेश जिस पर प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो या मात्रात्मक मान धन का हो क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। चूंकि प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेश होते हैं, यानी इन पर आवेश धन का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, धनावेश। या मात्रात्मक मान धन का हो, इससे तात्पर्य है कि कोई भी चार्ज जिसके आगे अगर प्लस का साइन लगा दें तो कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक धन का ही हो जाएगा। जो प्लस का साइन है तो वो धन का हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रकार इसका ऋणावेश। वो है आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो या मात्रात्मक मान ऋण का हो। यानी कोई भी आवेश हो, अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, क्या इसका मात्रात्मक मान कैसा है, ऋण का है, तो क्या कहेंगे, उसको ऋणावेश कहेंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जब धनावेश है तो धनावेश क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है और ऋणावेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। यानी कि चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक है चालक। पहले टाइप के पदार्थ होते हैं आपके चालक। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति करने के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, जैसे धातुएं हैं, मानव का शरीर है इत्यादि। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ हो जिसमें से क्या हो, विद्युत यानी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं ऐसे पदार्थ। और विद्युत धारा प्रवाहित होती क्यों, यानी चालक इनको कहते क्यों हैं, और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसीलिए इन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका इसी में विद्युत रोधी।
जैसा कि आपको दिख रहा होगा विद्युत रोधी, यानी विद्युत का प्रतिरोध करने वाले, रोकने वाले विद्युत को। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती विद्युत रोधी कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती क्या कहलाएंगे? विद्युत रोधी कहलाएंगे। और ऐसा क्यों होता है कि उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? क्योंकि उनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे कांच है, लकड़ी है सूखी, और प्लास्टिक है, रबड़ है इत्यादि। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका इसी में अर्धचालक। जैसे आधे, अर्ध मीन्स आधे, चालक मीन्स चालक यानी आधे चालक। इनकी चालकता चालकों से कम तथा विद्युत रोधियों से अधिक होती है। यानी क्या होता है? इनकी चालकता क्या होती है? चालकों से तो कम होगी, लेकिन विद्युत रोधियों से अधिक होती है। यानी चालकों और विद्युत रोधियों के मध्य होती है इनकी चालकता। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है आदि। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका वैद्युत आवेश के मूल गुण। यानी जो वैद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं? तो वैद्युत आवेश के मूल गुण 3 गुण होते हैं। यानी मूल गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला गुण क्या है? आवेशों की योज्यता। योज मतलब जोड़। ठीक है, तो आवेशों का योग। तो इससे तात्पर्य है कि यदि एक से अधिक आवेश दिए गए हैं तो कुल आवेश सभी आवेशों को बीजगणितीय योग करने से प्राप्त हो जाता है। चिन्हों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, यानी अगर आपको एक से ज्यादा आवेश दिए गए हैं तो कहा जाए कि कुल आवेश कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4, बस वैसे ही आपको आवेशों को भी जोड़ देना है। बस ध्यान किसका रखना है? चिन्ह का। जिन आवेशों के साथ प्लस का चिन्ह लगा है उनको प्लस के साथ लिखना है, जिनको माइनस का चिन्ह लगा है उनको माइनस के साथ लिखना है। तब कैलकुलेशन करके कुल आवेश निकल आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका वैद्युत आवेश संरक्षित है। मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक अन्य प्रकार से भी कहते हैं कि किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यानी कोई भी वियुक्त निकाय हो उसका कुल आवेश क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। ये इनके 2 मूल गुण हो गए। ठीक है, अब तीसरा गुण है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो क्या मतलब है क्वांटमीकरण से? क्या मतलब है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जिसे E द्वारा दर्शाया जाता है के पूर्णांकी गुणज हैं या होते हैं। अर्थात Q = NE। यहाँ N क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। चाहे N धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तथ्य को, यानी इस तथ्य को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी अगर कोई भी आवेश होगा, वो जितना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर धनावेश की बात करते हैं तो पॉजिटिव लग जाएगा। इसलिए सिर्फ E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम सिर्फ इसलिए लिख दिया है। ठीक है, चाहो तो आप माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य से मतलब यह है कि अगर कोई भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांकी गुणज होगा। ठीक है, अगला टॉपिक आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक है आपका कूलाम नियम। इस नियम को वैज्ञानिक कूलाम ने दिया। किसने दिया? वैज्ञानिक कूलाम ने, और इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? कूलाम नियम कहते हैं। इसके अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो क्या है कि अगर दो बिंदु आवेश दिए गए हैं तो उनके बीच लगने वाला कुल बल क्या होगा? उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा दोनों के बीच जितनी भी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नीचे समझते हैं इसको। मान लिया कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। क्या है? Q1 और Q2 तथा बीच की दूरी R है, स्मॉल r, इनके बीच की दूरी है। तो लगने वाला बल F, बल को दर्शाते हैं F से। तो देखिए ये दो आवेश है, मान लिया Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है स्मॉल r, ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला बल कैसे ज्ञात करते हैं? F प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, अनुपाती का साइन है ये, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको ध्यान होगा कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा हो रहा है Q1 Q2, ठीक है, के अनुपाती, तो अनुपाती है तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? R, स्मॉल r, बीच की दूरी के वर्ग, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही क्या है? कूलाम का नियम है। जब अनुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, इसको K से दर्शाते हैं, इसको अनुपाती नियतांक कहते हैं। तो नियम हो जाता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, ठीक है। प्राय क्या करते हैं, सरलता के लिए या प्रयोगों द्वारा ये मान ज्ञात किया गया कि K का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, या एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अतः F बराबर, अब की लीजिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 था ये हमारा, इसमें की लीजिए क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लगा दिया, तो मान आ गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही जो नियम है वो किसा है? कूलाम का नियम। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होता है? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब कोई आवेश, मान लो हमें Q दे रखा है, ठीक है, तो अगर मान लें कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र है और जब इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश, मान लो स्मॉल q लेके आए, तो वो जैसे ही इसके पास आएगा या इसके कुछ निश्चित क्षेत्र होता है उसमें आएगा, तो ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव करने लगता है। जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते ही दूसरा आवेश बल का अनुभव करने लगे, वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक बार फिर से समझ लें, अगर कोई आवेश कैपिटल Q है, इसके पास एक अन्य आवेश लेकर आए, तो जैसे इसके पास लाएंगे, किसी एक निश्चित सीमा तक लाएंगे, तो ये आवेश एक बल का अनुभव करने लगेगा। अब वो बल आकर्षण भी होता है
और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में आते ही दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करने लगे तो वही क्षेत्र क्या होगा, आपका विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो किसी बिंदु पर आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को कैपिटल E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, इसको कैपिटल E से दर्शाते हैं। तो 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो आवेश Q द्वारा आवेश स्मॉल q पर आरोपित बल, मान लो आवेश Q है, उसके द्वारा कितना बल लगेगा। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कूलाम का नियम के दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके द्वारा दर्शाते हैं, कूलाम नियम, यानी उसमें कूलाम नियम के अंतर्गत आता है। तो हम लगाएंगे F बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r²। यही तो था हमारा कूलाम नियम, यानी कोई भी दो आवेश हों तो उनके बीच लगने वाला बल ऐसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 1/4πε0 Q/r², यानी इतना, ये 1/4πε0 Q/r², ये किसका मान है, कैपिटल E का। तो इस पूरे के क्या करेंगे, कैपिटल E लगा दिए, तो क्या बचा, स्मॉल q। तो फॉर्मूला बना F बराबर स्मॉल q इंटू E, तो F बराबर QE। और विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये कैसे आएगा कि जब Q को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, E बराबर इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में F/Q। ठीक है, और F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का आपको पीछे पढ़ाई है, पहला टॉपिक था आपका कूलाम, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र जिन रेखाओं की वजह से होता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी पढ़ा विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र होता किन की वजह से, इन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की वजह से होता है। यानी हर आवेश के चारों ओर कोई निश्चित क्षेत्र होता है जिनमें ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की वजह से ही विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिन रेखाओं की वजह से विद्युत क्षेत्र होता है ऐसी ही रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ गुण होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, ये जरूरी हैं। गुण नंबर 1, पहला टॉपिक इसमें आता, पहला पॉइंट कि क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि आवेश एकल है तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। ठीक है, यानी अगर दो आवेश दिए गए हैं तो क्या होगा, ये धन से यानी प्लस वाले चार्ज से आरंभ होकर ऋण वाले चार्ज पर समाप्त हो जाएंगे। अगर सिंगल आवेश दिया गया है, क्या एकल है, तो ये अनंत से आरंभ हो सकती हैं अथवा अनंत पर समाप्त भी हो सकती हैं। यदि आवेश धन का है तो ये अनंत पर समाप्त होंगी, और आवेश ऋण का है तो ये अनंत से प्रारंभ होंगी। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं यानी कदापि नहीं काटती, क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी जो निरर्थक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपका, 2 नंबर पूछ लिया जाता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती। तो इसका मेन कारण यही है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो उस बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा संभव है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते।
यानी किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में, यानी कोई अन्य आवेश, एक आवेश के पास कोई अन्य आवेश ना हो, तो मान सकते हैं कि एक ऐसा वक्र बनाती हैं जो कहीं पे भी नहीं टूटता है। तो ये आपका चित्र बना हुआ है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का है। तो क्षेत्र रेखाएं होती हैं प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर जाती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है, और ये एक सतत वक्र बनाते हैं जो कभी नहीं टूटता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई इस अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है? कोई क्षेत्रफल अवयव है डेल्टा एस, ठीक है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को किस तरह से आते हैं? डेल्टा फाई से। तो एक क्षेत्रफल अवयव से जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या होगी इसी को क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कोई भी हमें क्षेत्रफल अवयव दिया गया है तो उस क्षेत्रफल अवयव से जितनी भी विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं जो गुजरेंगी उनकी जो संख्या होगी वही क्या होगी? वैद्युत फ्लक्स। उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस, तो इसको लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। कभी कभी क्या होता है कि वो एक निश्चित कोण पर जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा होती हैं एक कोण बनाती जाती हैं, इसलिए यहाँ पे लगा दिया कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ थीटा ई तथा डेल्टा एस के बीच का कोण है। थीटा क्या है? ई, यानी आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र, एस क्या है? क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव। तो इनके बीच का जो कोण है उसको क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m की घात -2, लेकिन ऐसे ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है कि अगर कोई क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस दिया गया है उससे जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा फाई से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस, इसको लिखते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझा पाने में थोड़े सफल रहे होंगे। अगर आपके लिए वीडियो लाभप्रद रही है और समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।